यम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राजवी सर आज आपको मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में अध्ययन कराऊंगा। जैसा कि यह विदित है कि मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था जो है 4 वर्णों में विभक्त थी, अर्थात मौर्यकाल में जो सामाजिक व्यवस्था का आधार 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण थे। ब्राह्मण का प्रमुख कार्य था लोगों को शिक्षित करना, अर्थात शिक्षा का प्रसार करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना और अधिक से अधिक जनता को शिक्षित बनाना। क्षत्रियों का कार्य था देश की सीमाओं की रक्षा करना और देश को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना। वैश्य वर्ण का प्रमुख कार्य था देश में व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे। शूद्र वर्ण का प्रमुख कार्य था उपर्युक्त इन तीनों वर्णों के यहाँ ये कार्य करते थे और जिससे कि उनकी आजीविका चलती थी। समाज में जाति के आधार पर काम या व्यवसाय निर्धारित हो गए थे। मौर्य काल में दंड विधान कठोर थे एवं कठोर दंड के रूप में मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया था। मौर्य काल में भारतीय लोगों का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। लोग झूठ बोलने एवं चोरी करने जैसी आदतों से घृणा करते थे। बौद्ध साहित्य में वैश्यों को गृहपति तथा अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। अब हम लोग बात करते हैं मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की। तो मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत कृषि था। इस काल में गेहूँ, जौ, चावल एवं तिलहन प्रमुख फसलें पैदा की जाती थीं। राज्य की आय का प्रमुख आधार या यूँ कहें कि प्रमुख स्वरूप जो है मुख्यतः भूमि कर था। यह सामान्यतः उपज का 1/6 अर्थात 6वां हिस्सा राजस्व स्वरूप जमा किया जाता था। मौर्यकालीन व्यवस्था के अंतर्गत दैनिक चीज़ों पर लागत का केवल 5% ही मुनाफा लिया जा सकता था और विदेशी माल पर अधिकतम 10% मुनाफा लिए जाने का प्रावधान था। मौर्य काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के व्यापार उन्नति और सुदृढ़ रूप में थे। अब हम लोग बात करते हैं कि मौर्यकालीन धार्मिक व्यवस्था की। तो मौर्यकालीन धार्मिक व्यवस्था भी बहुत ही सुदृढ़ थी। मौर्य काल में बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्मों का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ। दक्षिण में शैव तथा वैष्णव संप्रदाय का उदय भी इसी काल में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने राज सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था और जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म में दीक्षा भी ली। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसने जीवन पर्यंत बौद्ध धर्म का प्रसार किया। हालांकि ये सभी धर्म अगर देखा जाए तो ये सभी धर्म किसी न किसी रूप में वैदिक प्रथा से जुड़े हुए थे, अर्थात वैदिक शिक्षा की शिक्षा जो है दी जाती थी। मौर्य काल में वैदिक परिपाटी का चलन चरम सीमा पर था। अब हम लोग बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की। तो मौर्य काल में प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत था। प्रशासनिक व्यवस्था में राजा का स्थान सर्वोपरि था। चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अवयव थे, अर्थात राज्य के 7 जो है अंग थे, जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल तथा मित्र। और इन सब की ही एक विशेष भूमिका होती थी, अर्थात सबका रोल यूँ कहें सबका कार्य अलग अलग होता था और सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते थे। मौर्यकालीन सेना
चतुरंग बल के नाम से जानी जाती थी, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार सेना, हाथी सेना एवं युद्ध रथ के नाम से भी जानी जाती थी। एक संगठित गुप्तचर प्रणाली का गठन भी इसी काल में हुआ, अर्थात गुप्तचरों में अगर देखा जाए तो स्त्री तथा पुरुष दोनों ही होते थे। दीवानी और फौजदारी सभी किस्म के मामलों के लिए अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यूँ कहें कि न्यायपालिका या न्याय की व्यवस्था राजा के हाथ में होती थी और राजा अपने विवेकानुसार ही न्याय करता था और उसी प्रकार से जो है जिसका जैसा अपराध होता था उसको उस प्रकार का जो है फैसला सुनाता था। आज इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। इस अध्याय से संबंधित अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।